तो हम बात करेंगे स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, स्पेस टेक्नोलॉजी से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स 2011 से लेकर 2022 की बात करेंगे। टोटल 16 क्वेश्चन आए हैं भाई। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है हमने को स्पेस टेक्नोलॉजी से। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल 16 क्वेश्चन। इससे पहले हमने इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस कर लिए थे। बाकी एक ही टॉपिक बचा हमारे पास, बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी को एक ही वीडियो में कर लेंगे। सो स्पेस टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन आए थे वो कौन कौन से हैं। सो टोटल हमारे पास 16 क्वेश्चन आए हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से। तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 60 है पहला नंबर का। इफ़ अ मेजर सोलर स्टॉर्म या फिर सोलर फ्लेयर्स, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं सोलर स्टॉर्म्स या फिर सोलर फ्लेयर्स के ऊपर। रिचेस द अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2022 के अंदर आया था सोलर स्टॉर्म्स एंड सोलर फ्लेयर्स के ऊपर, है ना। पॉसिबल हमारे पास इफेक्ट्स बोला जा रहा है सोलर स्टॉर्म्स का। जीपीएस देखो भाई, सोलर स्टॉर्म्स जनरली यहाँ पे क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करते हैं। कॉन्सेप्ट ये रखना है कि जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स जो अर्थ के अंदर है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, सो इससे क्या क्या होगा, हमारे पास जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कैन फेल, बिकॉज जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम जो है वो किस पे काम करता है भाई, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स पे काम करता है। सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन, सुनामी हो सकता है क्या, सुनामी हो सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सुनामी हो सकते हैं ऐसा लगेगा लोगों को, बट इट इज इनकरेक्ट बिकॉज सुनामी का मैग्नेटिक फील्ड से क्या नहीं देना, बिकॉज सुनामी जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ रिलेटेड होते हैं, है ना। सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट यार। सेकंड जहाँ पे है उसको मैंने हटा दिया, तो आंसर क्या बचा, सी बचा 1 3 4 6 7। तो यहाँ पे एक स्मार्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि आपको एलिमिनेशन पे ध्यान देना है, बट आपके जो यूपीएससी के नया ट्रेंड है उसमें एलिमिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज अब जो नया ट्रेंड है उसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 ओनली 4 ओनली 5 ऐसे स्टेटमेंट बनाते हैं। तो उसमें एलिमिनेशन को हटाना, एलिमिनेशन का इस्तेमाल करना थोड़ा दिक्कत हो सकता है ना। अब पावर ग्रिड को भी डैमेज कर सकता है सोलर फ्लेयर, बिकॉज पावर ग्रिड जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो ये भी हमारे पास एक तरह से सही होगा। इंटेंस अरोरा, बिकॉज अरोरास जो होते हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल में वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के वजह से हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ जाएगा तो अरोरास जो है वो भी इंटेंसीफाई हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लैनेट। भाई आप एक चीज़ को समझना, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि सोलर स्टॉर्म्स की जो गर्मी होगी उसकी वजह से आग लग जाएगा। ये थोड़ा सा एक तरह से एक मिस नॉर्मल टाइप का लगता है। सो फिफ्थ इज इनकरेक्ट यार। तो आंसर तो सी ही है ना। सैटेलाइट एंड ऑर्बिट्स कुड बी डिस्टर्ब, बिकॉज ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पे काम करते हैं। शॉर्ट रेडियो वेव कम्युनिकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलर रीजन कुड बी इंटरप्टेड। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। ठीक है, 2021 के अंदर क्वेश्चन आया था कि जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है ना, वो लाइट ईयर्स में क्यों मेजर किए जाते हैं यार। डिस्टेंस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज है। पहली बात तो है जो लाइट ईयर्स में जो मेज़र किए जाते हैं उसका कारण क्या है, डिस्टेंस चेंज नहीं होता इसकी वजह से, नो, है ना। ग्रेविटी ऑफ द स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज, ये भी सही कारण नहीं है ना। स्पीड ऑफ द लाइट जो है हमेशा सेम रहता है। ठीक है, डिस्टेंस तो चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ द बिग बैंग थ्योरी जो कि बोलता है कि एक्सपांड कर रहा है यूनिवर्स हमेशा, कि लाइट की स्पीड जो होती है हमेशा सेम होती है, इसीलिए हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो है वो हमेशा किस में मेजर करते हैं, लाइट में मेजर करते हैं। एंड ऐसा तो नहीं है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइट, हमको डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है जहाँ पे बेंडिंग होती है लाइट की जब वो कॉर्नर से टकराता है। तो सो मेन कारण है कि हम जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है उसको लाइट ईयर से मेजर करते हैं। मेन कारण क्या है, बिकॉज द स्पीड ऑफ द लाइट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बिकॉज है ना, लाइट की स्पीड रिलेटिव नहीं हो सकती। यही तो है रिलेटिविटी थ्योरी जो आइंस्टाइन ने दिया था कि लाइट की स्पीड जो है वो रिलेटिव नहीं हो सकती, लाइट की स्पीड हमेशा सेम रहती है। दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 62 है, द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्राई ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट हैज वन साइड 1 किलोमीटर। ओके, with laser shining between the craft, the experiment in question refers to। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, एलाइजा, इवॉल्व एलाइजा की बात की जा रही है। तो जो 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया था यार, 2020 में जब ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, तो ये इवॉल्व एलाइजा के ऊपर था, है ना। व्हाट इज इवॉल्व लीजा, लीजा इज व्हाट, इट इज़ लाइट इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। ठीक है ना, तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड्स जो यूनिवर्स में है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड्स इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो दिस इज रिपीटेड एमसीक्यू यार,
एंड यूपीएससी ने इसको रिपीट किया है एक प्रकार से। हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड की डिटेक्शन की पहले भी बात कर चुकी है, ठीक है। तो जो इवॉल्व लीजा है, लीजा इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका मतलब क्या होता है? इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। ओके, सो ये हो जाएगा डी हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है? 3 ठो चीज़ें होती हैं, इस मतलब बहुत बड़ी महाराष्ट्र के अंदर ये एस्टेब्लिश किया गया है इवॉल्व लीजा, जहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करते हैं हम, है ना। इसमें हमारे पास 3 तरह के 3 इक्वेटोरियल ट्रायंगल जो कि 1 किलोमीटर के साइड है, उसमें हमारे पास रिसेप्टर्स एम्प्लॉय किए गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे एक डॉटर स्पेस क्राफ्ट होता है, एक मदर स्पेस क्राफ्ट होता है, इसको है ना। क्वेश्चन नंबर 63 है, रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ जाइंट ब्लैक होल बिलियंस ऑफ लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो जब भी मर्जेंस देखो, तो ये तो मैंने बोला भाई, देखो ये जो 62 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी तो 63 के साथ रिलेटेड है, बिकॉज 63 में हमारे पास 2019 में जो क्वेश्चन आया था वहाँ भी मर्जर की बात की थी। जब मर्जर होता है ब्लैक होल का, है ना, और दो ब्लैक होल्स का जब मर्जर होता है तो हमारे पास ग्रेविटेशनल वेव्स दिखने को मिलते हैं, और इस ग्रेविटेशनल वेव को हम क्या कर सकते हैं? यही तो कॉन्टेक्स्ट में इवॉल्व लीजा था भाई, है ना। लाइट इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना से हम क्या कर सकते हैं? इसी ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए तो हमको एक ट्रेंड समझ आना चाहिए। जो चीज़ें यूपीएससी पूछती है वो हर बार पूछती है। 19 में ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पूछा, 20 में लीजा न्यूज़ में था तो उसके बारे में पूछा कि भाई कैसे ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। तो यही हमको एक एनालिसिस करना है, यही हमको समझना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, लाइट इज़ अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। क्या लाइट जो है ग्रेविटी के द्वारा अफेक्ट की जाती है? सिंपल सी बात है यार, है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। लाइट जो है ग्रेविटेशन के द्वारा अफेक्ट की जाती है, बिकॉज लाइट के अंदर भी कुछ तो मास होता है, कुछ तो मास होता है। यही तो हमारे पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलता है कि लाइट जो है वो भी ग्रेविटी के द्वारा अफेक्ट की जाती है। स्पेस टाइम जो है ना, वहाँ पे लाइट को भी बैंड किया जा सकता है, ये बताता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपांडिंग, मैटर रैप्स इन सराउंडिंग स्पेस टाइम, ठीक है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द अबव इज आर प्रेडिक्शन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफन डिस्कस्ड इन मीडिया। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसने क्या क्या बोला था भाई, उसका क्या क्या बोलना था? तो क्या ये बोलता है कि जो लाइट है इट इज़ अफेक्टेड बाय ग्रेविटी? बिल्कुल सही बात है। जो आइंस्टाइन का जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था वो ये बोलता था कि लाइट को अफेक्ट करता है ग्रेविटी, बट उतना ज़्यादा नहीं करता, बस हम नेकेड आइट से उतना दिखता नहीं है, बट इसको भी अफेक्ट करता है, बिकॉज फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स के पास थोड़ा बड़ा मास होता है, इसीलिए वो अफेक्ट होता है। यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपांडिंग, यस, ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यही बोलता है। एंड मैटर रैप्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम, बिल्कुल सही बात है ना। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ऐसा जाइंट बॉल का अर्थ का कॉन्सेप्ट था, है ना, कैसे अर्थ जो है एक मास है वो हमारे स्पेस टाइम को अफेक्ट करता है, उसकी बात यहाँ पे की जाती है। सो ये तीनों के तीनों आइंस्टाइन का कहना के अंदर यहाँ पे फिट करते हैं, जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 65 है, विद रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है? इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की। तो हमको ये भी समझना है गगन अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, तो चंद्रयान 3 में जो लॉन्च किया, कैसे लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया, है ना, वो हमको ध्यान देना है। हमको इससे ध्यान देना है कि यूपीएससी ने पहले 2018 में जो क्वेश्चन पूछा वो लॉन्च व्हीकल के बारे में पूछा, हाँ, तो 2023 के अंदर भी 2024 के अंदर भी लॉन्च व्हीकल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हमको यही समझना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। सो लॉन्च व्हीकल की बात करनी है। इंडिया स्पेस लॉन्च व्हीकल 2018 में क्वेश्चन आया था। PSLV launched the satellite useful for Earth resource monitoring, whereas GSLV are designed mainly to launch communication satellite। क्या ये सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, वो हमारे पास मॉनिटरिंग के लिए जो सैटेलाइट होते हैं उनका इस्तेमाल उसको लॉन्च करने के लिए होता है, एंड GSLV जो है वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको पता होना चाहिए, है ना। और जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है यार। GSLV के बारे में कुछ बोलें तो GSLV Mark 3 जो है ना, GSLV जो कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, वो लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल है जो कि इंडिया ने बनाया था यार, है ना, और वो भी 3 स्टेज है। तो ये हमको पता होना चाहिए। PSLV क्या है, कितने स्टेज होता है? PSLV कितने स्टेज होता है भाई? PSLV में 4 स्टेज होते हैं यार। PSLV में 4 स्टेज होता है, सॉलिड लिक्विड, बट GSLV के अंदर हमारे पास 3 स्टेज होते हैं,
सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। तो हमको ये समझना है कि जो PSLV है वो उसको वर्क हॉर्स ऑफ इसरो बोलते हैं, है ना। ये भी हमको पता होना चाहिए। PSLV इज नोन एज दी वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। वर्क हॉर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट जो लॉन्च की जाती है वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू की जाती है, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। ओके, एंड जो GSLV है, हम लोग को ध्यान ये रखना है भाई, इसरो जो है, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं ना, दिमाग में ये रख लेना है। PSLV जो होता है वो क्या लॉन्च करता है? रिसोर्स मॉनिटरिंग सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो रिसोर्स मॉनिटरिंग सैटेलाइट को लॉन्च करता है, एंड GSLV जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करता है मोस्ट ऑफ दी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सैटेलाइट लॉन्च बाय PSLV अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड इन दी सेम पोजीशन इन द स्काई एज व्यूड फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन अर्थ। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? नो। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होता है ना, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होते हैं ना, वो रिलेटिवली फिक्स रहते हैं भाई। सिंक्रोनस किसके नाम में लगा हुआ है? GSLV के नाम में लगा हुआ है, तो नॉट PSLV। जो सैटेलाइट GSLV के द्वारा लॉन्च की जाती हैं, जियो सिंक्रोनस, सिंक्रोनस मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट में सिंक कर दिए गए हैं पोजीशन के रेफरेंस में, मतलब उस पोजीशन के रेफरेंस में सैटेलाइट उसी के साथ साथ मूव करेगा। सो ये हमारे पास रिलेटिवली फिक्स होते हैं और रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड। इट रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड। ओके, सो ये हो गया भाई जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नाम से समझना है भाई, कॉन्सेप्ट है, नाम से ही समझना है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3 है, GSLV Mk3 Mark 3 इज अ 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल। नो भाई, इट इज़ अ 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, क्रायोजेनिक होता है ना। इट इज़ थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल एंड विथ फर्स्ट एंड थर्ड यूजिंग सॉलिड रॉकेट मोटर। सो दिस इज इनकरेक्ट यार, है ना। ये सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, और क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में हमारे पास हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन होता है। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा A, ओनली 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है यार, विथ रेफरेंस टू एस्ट्रोसैट। 2016 में ये क्वेश्चन आया था, एस्ट्रोसैट की बात करनी है। विथ रेफरेंस टू एस्ट्रोसैट द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च बाय इंडिया, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। एस्ट्रोसैट क्या है भाई? एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है ना, जो कि हमसे पूछा गया है। एस्ट्रोसैट जो कि एस्ट्रोनॉमिकल डेवलपमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन है। ये इंडिया का पहला ऐसा ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पे हम सेलेस्टियल बॉडी को स्टडी करते हैं। कैसकी मदद से? एक्सरे की मदद से, ऑप्टिकल एंड UV बैंड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, जो दूर दूर में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। सो इसके बारे में हमसे पूछा गया। 2016 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था यार। तो ऐसा कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल डेवलपमेंट के थ्रू ऐसा कोई भी रिसेंट एडवांसमेंट जो हुआ होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट के लिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज UPSC ने पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है। Other than USA and Russia, India is the only country to have launched a similar observatory into space। ये गलत है भाई, बहुत सारे कंट्रीज हो गए, USA हो गया, जापान हो गया, रशिया हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रशिया, USA के अलावा जापान एंड यूरोप ने भी हमारे पास क्या किया है, हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया है भाई। इसमें उसके बाद इंडिया ने किया। सो इट इज़ नॉट दी ओनली कंट्री आफ्टर USA एंड रशिया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Astrosat is a 2000 kg satellite placed in an orbit at 1650 km above the surface of the earth। ये गलत है भाई, इसका जो मास है वो है 1515 kg, ठीक है। एंड ये हमारे पास एक ऑर्बिट में रखा गया है जिसकी जो ऊंचाई है अर्थ के सरफेस से वो 650 किलोमीटर है यार, एंड नॉट 1650 किलोमीटर्स। ओके, सो यहाँ पे ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था PSLV के थ्रू, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको ध्यान देनी है। अगर कोई भी ऑब्जर्वेटरी आता है तो भी हमारे पास उसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि उसका वेट कितना है, वो हाइट कितने पर रखा गया है। UPSC ने इस चीज़ पर ध्यान दिया है, तो जिस चीज़ पर उसने ध्यान दिया उस चीज़ पर हमको ध्यान रखना भी पड़ेगा, बिकॉज इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। यही तो प्रीवियस क्वेश्चन आने का फायदा होता है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा D, नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 67 जो है 2016 में आया था यार ये क्वेश्चन। मंगलयान, देखो 2016 में मंगलयान लॉन्च किया गया था, चलो 2016 में मंगलयान आया है। 2023 के अंदर हमारे पास चंद्रयान लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो हमारे पास चंद्रयान पे क्वेश्चन आ सकता है, ये हमको ध्यान देना है। 24 के प्रीलिम्स में, ठीक है। तो उसके लॉन्च व्हीकल के बाद ध्यान देना है, उसको जो हमारा शिव शक्ति है उस कहाँ पे इसने लैंड किया, तो बहुत सारी चीज़ें जो कि हाँ यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा इसके बारे में, है ना। तो मंगलयान लॉन्च बाय, तो मैंने जो अपने पास अगस्त वाले फिर सितंबर वाले हर मंथली करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है उसमें कवर किए हैं। पूरे जो क्वेश्चन आ सकते हैं किसके थ्रू, कहाँ से चंद्रयान 3 से, वो हमने कवर किए हैं यार।
सो दी मंगलयान लॉन्च बाय इसरो, मंगलयान के बारे में पूछा गया है। मंगलयान इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी मार्स ऑर्बिटर मिशन, कि जो मंगलयान है वो मार्स ऑर्बिटर मिशन था क्या? बिल्कुल सही बात है यार, मार्स की चक्कर लगाने वाला मिशन था, जिसे मार्स के बारे में हमको पता करना है, इसरो ने लॉन्च किया था। मेड इंडिया दी सेकंड कंट्री टू हैव स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट दी मार्स आफ्टर यूएसए। ना भाई, इसके बाद हमारे पास यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी हमारे पास एक ऑर्बिटर भेजा है, जो कि मार्स के तरफ चक्कर लगाता है और उसको देख रेख करता है उसका, है ना। और हमारे पास रशिया तो है ही, रशिया हो गया, नासा है, नासा मतलब यूएसए का, ठीक है, नासा है, रशिया है, सोवियत यूनियन है, और हमारे पास जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसने भी भेजा है। सो इट इज़ नॉट द सेकेंड कंट्री, इट इज़ द फोर्थ कंट्री यार, है ना। सो सेकेंड इज इनकरेक्ट। मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग इट्स स्पेस ऑर्बिट टू मार्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, बिल्कुल सही बात है। ऐसा भारत ऐसा पहला कंट्री बना जिसने पहले अटेम्प्ट में ही मार्स तक अपना ऑर्बिटर भेज दिया। बाकी जितने भी हैं, जैसे कि यूएसए का जो नासा हो गया, रॉसकॉस्मोस हो गया रशिया का, ठीक है, रॉसकॉस्मोस हो गया रशिया का, या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गया, इसने फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं इन्होंने भेजा मार्स तक भेजा अपना ऑर्बिटर, लेकिन वो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं भेजा। लेकिन इंडिया ने जो भेजा था वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही भेजा था, कोई भी अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट देखने को नहीं मिला। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 68 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइस क्यूब्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2015 में आया था यार, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है आइस क्यूब्स के बारे में। एक पार्टिकल डिटेक्टर है जो कि कहाँ पर पाया जाता है, साउथ पोल के अंदर बनाया गया है, ठीक है, पार्टिकल डिटेक्टर है ये आइस क्यूब। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर कंपासिंग अ क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस। जो आइस क्यूब है वो न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करता है क्या? आइस क्यूब जो है वो न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करता है क्या? बिल्कुल सही बात है यार, ये न्यूज़ में था एंड ये पता भी होना चाहिए आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में। हाँ, इस तरह कोई भी एडवांसमेंट हुआ है। एंड इसका ये एक पावरफुल टेलीस्कोप है जो कि साउथ पोल के अंदर है कि नॉर्थ पोल के अंदर है? साउथ पोल के अंदर है ना। और ये क्या की सर्च करने की बात करता है? डार्क मैटर की सर्च करने की बात करता है ना। और उसको बहुत अंदर आइस के अंदर डीप बरी कर दिया गया है। सो ये तीनों के तीनों यहाँ पे स्टेटमेंट जो है आइस क्यूब के रेफरेंस में सही है भाई। आइस क्यूब जो है एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, 2.5 किलोमीटर डेप्थ में इसको बरी किया गया है, याद रखना, सरफेस के। तो करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 69 है, द टर्म गोल्डीलॉक जोन इज ऑफन सीन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। गोल्डीलॉक जोन की बात करनी है भाई। गोल्डीलॉक जोन जो है 2015 में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखना, गोल्डीलॉक जोन एक ऐसा जगह है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। जैसे अर्थ क्या है भाई, गोल्डीलॉक जोन में पाया जाता है। गोल्डीलॉक जोन का मतलब क्या है? सपोज करो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा ठंडी नहीं है, अर्थ जो है एकदम परफेक्ट लोकेशन में पाया जा रहा है। सन के एकदम पास भी नहीं है, एकदम दूर भी नहीं है। ज़्यादा पास होता तो जल के मर जाता, ज़्यादा दूर तो जम के मर जाता। यही जो जोन है उसको क्या बोलते हैं? गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं। तो इसी प्रकार जो है न्यूज़ में इसी रहता है गोल्डीलॉक जोन, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, गोल्डीलॉक जोन दुनिया भर में हमारे गैलेक्सी के बाहर में कहाँ कहाँ पे गोल्डीलॉक जोन है वो हम खोज रहे हैं। बिकॉज कहीं और हमारे यूनिवर्स के, हमारे गैलेक्सी के बाहर में अगर गोल्डीलॉक जोन होता है तो वहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल है, ठीक है ना। तो कोई मतलब हम एलियन खोजने की बात कर रहे हैं एक तरह से, है ना। तो द लिमिट ऑफ हैबिटेबल जोन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्या सरफेस ऑफ द अर्थ के अबव ये जोन होता है यार? नहीं। अर्थ लाइक प्लेनेट का यहाँ पे हम आउटर स्पेस में सर्च कर रहे हैं, ठीक है। रीजन इनसाइड द अर्थ, नो। सर्च ऑफ मेटेरॉइड कंटेनिंग प्रीशियस मेटल, नो। अर्थ लाइक प्लेनेट्स की बात कर रहे हैं कि और कौन कौन से अर्थ जोन है जहाँ पे अर्थ के जैसा प्लेनेट बन सकता है, ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा ठंडी नहीं। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि सन सिर्फ अर्थ के अंदर, मतलब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में और भी बहुत सारी गैलेक्सी है यार, वहाँ पर सूटेबल कंडीशन हो सकता है, वहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल है। वो हम यहाँ पे सर्च करते हैं गोल्डीलॉक जोन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 70 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था, हमसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऑप्टिकल इल्यूजन मतलब समझना, जो है नहीं लेकिन दिखता है यार, जो होता नहीं है बट दिखता है, ठीक है। सो साइज ऑफ द सन एट डस्क, डस्क मतलब जब सूरज डूब रहा है ना, जब सूरज डूब रहा है ना, तो क्या जो साइज होता है ना वो बहुत बड़ा दिखता है सूर्य। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास इम्पॉर्टेंट फिनोमिना देखने को मिलता है रिफ्लेक्शन वाला। सपोज करो ये हमारे पास अर्थ हो गया, यहाँ से सन डूब रहा है, बट अर्थ के अंदर, अर्थ के हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे टकरा के इस प्रकार से जो डूबता है उससे पहले, मतलब डूबने से सन डूबा रहता है, फिर भी हमारे पास सन आसमान में दिखता है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। ओके, सो एक हमारे पास एक तरह से ये इल्यूजन है। कलर ऑफ द सन एट डॉन,
जो कलर है वो भी एक तरह से हमारे पास इल्यूजन है, बिकॉज उसका जो कलर होता है वो पिंक सॉरी जो रेडिश ब्राउन दिखता है रेडिश कलर का, वो उस समय उसका कलर वैसा नहीं होता, वो येलो होता है। ऑरेंज रेड बिकॉज दिखता है बिकॉज विब ग्योर के अंदर VIBGYOR रेड का जो वेवलेंथ है सबसे क्या होता है भाई, कम होता है ना। एंड रेड वेवलेंथ कम है तो ये आसानी से हम तक पहुंचता है, इसका उतना ज़्यादा डिफ्रैक्शन नहीं होता है। ये इसका वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसका डिफ्रैक्शन हो जाता है यार, सॉरी वेवलेंथ रेड का कम होता है इसलिए इसका डिफ्रैक्शन, वेवलेंथ ज़्यादा होता है इसलिए इसका डिफ्रैक्शन कम होता है, तो ये हम तक पहुंचता है। तो ये भी एक तरह से इल्यूजन ही है। मून बीइंग विजिबल एट डॉन, नो, इसका कोई भी यहाँ पे ऑप्टिकल इल्यूजन में समझना कि जो है नहीं बट दिख रहा है, बिकॉज ऑफ दी फिनोमिना, ओके। पोलर स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई, वो भी एक प्रकार से हमारे पास डिल्यूजन ही तो है। नहीं भाई, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो हमारे पास ट्विंकलिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर में जो रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, टकरा के तो आ रहा है लाइट रे, तो यहाँ पे भी जब समझ की ट्विंकलिंग क्यों होती है, बिकॉज ये हमारे पास अर्थ हो गया, दूर से जो लाइट वेव आ रहे हैं ये हमारे अर्थ के डिफरेंट एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स है उससे टकरा के आते हैं, इसलिए हमारे पास ट्विंकलिंग देखने को मिलता है। सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिल्यूजन। पोलर स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई ये डिल्यूजन का एग्जाम्पल नहीं है यार, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल डिल्यूजन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, साइज ऑफ द सन एट डस्क, कलर ऑफ द सन एट डस्क एंड ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। तो ये हमारे पास बेसिक जो फिनोमिना है उससे क्वेश्चंस हैं, जो कि बेसिक एनसीईआरटी से जो कि 11th-12th में हमको सिखाया जाता है वो वहाँ से ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है द एफर्ट टू डिटेक्ट द एक्जिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसॉन, ठीक है। तो देखो यूपीएससी ने भी 2013 के अंदर हिग्स बोसॉन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, डस्ट पार्टिकल है ना, एफर्ट टू डिटेक्ट द एक्जिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसॉन, जिसको गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं, हैव बिकेम फ्रीक्वेंट न्यूज़ इन रिसेंट पास्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्कवरिंग दिस पार्टिकल। हमको क्या बताना है, जो हिग्स बोसॉन की जो पार्टिकल है उसकी डिस्कवरी के पीछे कारण बताना है यार। इट विल एनेबल अस टू अंडरस्टैंड वाई एलिमेंट्री पार्टिकल हैव मास, है ना, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज जो बोसॉन है ना वो मास देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो अगर हमने हिग्स बोसॉन को स्टडी कर लिया कि हेड्रॉन कोलाइडर जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर था वहाँ से हिग्स बोसॉन डिस्कवरी हुई थी, तो अगर हमने इसकी अच्छी से स्टडी की तो हमारे पास जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उसको मास मिलता कहाँ से है वो हम यहाँ पे इसकी स्टडी से बता सकते हैं। इट विल एनेबल अस इन फ्यूचर टू डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफरिंग व्हाट मैटर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग द फिजिकल स्पेस बिटवीन दैम। क्या ये सही है भाई, मतलब हम लोग टेलीपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो हिग्स बोसॉन का कोई मेन आइटम यहाँ पे है ना, ऐसा कोई भी इसने जो ऐसा टेलीपोर्टेशन के बारे में तो नहीं बताया, ओके। सो ये तो गलत हो जाएगा भाई स्टेटमेंट। इट विल एनेबल अस टू क्रिएट बेटर फ्यूल फॉर न्यूक्लियर मिशन, भाई फ्यूल का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे मास के साथ, बस हिग्स बोसॉन हमारे पास मास के साथ रिलेटेड है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज टेलीपोर्टेशन जो है उसमें हम टाइम एंड स्पेस की स्टडी मांगता है और ये हमारे पास हिग्स बोसॉन के अंदर हम मास की स्टडी करते हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर साइटेड बाय साइंटिस्ट एज एविडेंस फॉर कंटिन्यूड एक्सपांशन ऑफ द यूनिवर्स। जो यूनिवर्स है वो लगातार एक्सपांड कर रहा है, ऐसा किसने बोला, ऐसा बिग बैंग थ्योरी ने बोला, है ना। इसका एविडेंस क्या है, इसका एविडेंस हमसे पूछा गया है, जो कि साइंटिस्ट बोलते हैं कि हाँ सही में एक्सपांड हो रहा है। तो माइक्रोवेव्स जो स्पेस में देखने को मिलते हैं, क्या उनसे हमको ये प्रूव होता है कि हाँ भाई सही बात है कि जो यूनिवर्स में यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। जो कॉस्मिक माइक्रोवेव CBM देखने को मिलता है एक प्रकार से हमको वो बताते हैं कि देखो नहीं यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपांड कर रहा है। ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड शिफ्ट फिनोमिना, रेड शिफ्ट क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे हमको लगता है बिकॉज जो यूनिवर्स है वो एक्सपांड हो रहा है, ये भी तो एक तरह से इसके एविडेंस है। एंड मूवमेंट ऑफ द एस्टेरॉयड इन स्पेस, नहीं मूवमेंट से हमको ये पता नहीं चलता कि यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है कि नहीं। तो ऑकरेंस ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन इन दी स्पेस, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज सुपरनोवा एक्सप्लोजन तभी होगा जब देयर इज ए कंटिन्यूड एक्सपांसन, ठीक है। मतलब खिंचाव नहीं होगा तो एक्सपांसन ऑकरेंस कैसे होगा, जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन है। सुपरनोवा में क्या होता है, हमारे पास कोई भी ब्लैक होल है वो फट जाता है, ठीक है। तो ब्लैक होल तभी फटेगा ना भाई जब इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है ना बहुत ज़्यादा बाहर से कोई खींच रहा होगा इसको, है ना। तो यही हमको बता रहा है कि नहीं भाई कोई तो खींच रहा है, उस खींचने वाले फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्स का एक्सपांसन बोल रहे हैं, इसीलिए हमारे पास सुपरनोवा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 73 है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ और ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन, दिस इज सो बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, देखो ये 2011 में क्वेश्चन आया था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है जो कि अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, फिर भी वो अर्थ के ऊपर क्यों नहीं गिरता, ये हमसे पूछा गया है ना। अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से क्यों हमारे पास खिंचाव नहीं हो रहा है। डज नॉट एक्सिस्ट एट सच डिस्टेंस, इट न्यूट्रलाइज बाय द अट्रैक्शन ऑफ द मून, इट प्रोवाइड नेसेसरी स्पीड फॉर स्टेडी मोशन, इट प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन। तो जो अर्थ जो गोल गोल घूम रहा है ना, वो गोल गोल क्यों घूमता है, बिकॉज जो अर्थ का अट्रैक्शन है ना भाई, उसको नेसेसरी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन में ही घूमेगा तभी जाके वो नहीं गिरेगा, बिकॉज एक फोर्स लग रहा है। सपोज करो ये अर्थ हो गया, ये सैटेलाइट घूम रहा है इसके चारों तरफ, ये अर्थ का सेंटर हो गया, यहाँ पे इस तरह से फोर्स लग रहा है, फोर्स इस प्रकार से लग रहा है, बट एक्सेलरेशन जो है वो है ना, मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक पर्टिकुलर 90 डिग्री में, इसीलिए यहाँ पे इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता, एक्सेलरेशन तो है। ठीक है, और यही एक्सेलरेशन जो है उसको गिरने से बचा रहा है यार। अगर जिस दिन ये फोर्स खत्म हो गया वो गिर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉयड एंड कॉमेट। एस्टेरॉयड एंड कॉमेट के बीच में डिफरेंस हमसे पूछा गया है, 2011 में क्वेश्चन आया था। एस्टेरॉयड और कॉमेट में क्या डिफरेंस होता है, जो एस्टेरॉयड होते हैं वो स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड होते हैं, वाइल कॉमेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ फ्रोजन गैस हेल्ड टुगेदर बाय रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल। बिल्कुल सही बात है यार, एस्टेरॉयड जो होते हैं छोटे छोटे पत्थर होते हैं, बट कॉमेट्स जो होते हैं वो बर्फ के बने होते हैं यार। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट, पहला सही है। एस्टेरॉयड आर फाउंड बिटवीन द जुपिटर एंड मार्स, वाइल कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वीनस एंड मरकरी। गलत बात है, बिकॉज है ना, जो हमारे पास कॉमेट्स होते हैं बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं यार, सो दिस इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कॉमेट्स शो अ परसेप्टाइल ग्लोइंग टेल्स वाइल एस्टेरॉयड डू नॉट। बिल्कुल सही बात है, कॉमेट का एक टेल होता है ना, बट ऐसा कॉमेट का जो टेल होता है वैसा हमारे पास किस में देखने को नहीं मिलता, एस्टेरॉयड में देखने को नहीं मिलता। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और दोनों जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होता है, टेल का जो डायरेक्शन दोनों क्या होता है 90 डिग्री होते हैं, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा 74 का जो आंसर हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 है, सैटेलाइट यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन रिले आर केप्ट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, तो जो टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट इस्तेमाल किए जाते हैं वो उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखे जाते हैं। अ सैटेलाइट इज सेड टू बी इन सच एन ऑर्बिट व्हेन। तो हम कब बोलेंगे कि कोई भी सैटेलाइट जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। क्या जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का एक स्पेशल केस होता है, बिल्कुल सही बात है यार। सपोज करो ये अर्थ के पैरेलल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जियो सिंक्रोनस बोल रहे हैं, लेकिन अर्थ की यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर है तो हम उसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है, जियो स्टेशनरी से स्पेशल केस ऑफ जियो सिंक्रोनस। एंड इसका ऑर्बिट सर्कुलर होता है, बिल्कुल सही बात है यार, इसका जो ऑर्बिट होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। एंड दी ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ अर्थ इक्वेटर, बिल्कुल सही बात है, तभी तो क्या बोलेंगे, जियो स्टेशनरी बोलेंगे। एंड इसका जो अल्टीट्यूड है 22,236 किलोमीटर नहीं होता, इसका जो अल्टीट्यूड होता है ना वो होता है 36,000 किलोमीटर्स। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं उनका जो हाइट होता है वो फिक्स्ड होता है यार, 36,000 किलोमीटर्स है ना। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है अराउंड 36,000 किलोमीटर्स है ना, अराउंड है, अप्रॉक्स है। सो इसका ये डाटा होता है 35,687 ऐसे कुछ। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 1, 2 और 3। तो ये सब क्वेश्चंस हो गए स्पेस टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चंस आया थे टोटल है ना, प्रीलिम्स 2011 से लेकर 2022 तक। तो हमने देखा टोटल 19 क्वेश्चंस देखे हैं। तो हमको एक समझना है कि भाई यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछ रही है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रही है, जिससे हमारे पास जो करंट अफेयर में हम जब देखें तो इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान दें कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी ऐसे नहीं पढ़ना है। ओके।